इस गोष्ठी के अध्यक्षता करते हुए मेरे मित्र आरिफ मोहम्मद खान, गुरुओं का गुरुमूर्ति और मंच में उपस्थित ओझा और भाइयों बहनों, स्वदेशी जागरण मंच ने ये आयोजित करके मुझे एक मौका तो दिया है आपको मेरे विचारों को बताने के लिए और विचार विमर्श करने के लिए। मैं मेरी अपने वक्तव्य को 3 भाग में बांटूंगा। पहला, मैं भ्रष्टाचार का परिभाषा पर कुछ कहने चाहूँगा। दूसरा है कि भ्रष्टाचार की बहुआयाम नष्ट क्या है, क्यों बुरा है, और तीसरा अल्पकालीन और दीर्घकालीन की समाधान क्या हो सकता है। इन तीनों विषयों पर मैं अपने वक्तव्य को रखूंगा। पहले तो परिभाषा का सवाल है कि हम यहाँ हमारे देश में भ्रष्टाचार को हर चीज पर लगा देते हैं। उस शब्द का हर विषय पर, हर नापसंद बात पर हम कहते हैं ये भ्रष्टाचार है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि रामदेव भ्रष्ट है क्योंकि वो कैश में डोनेशन स्वीकार करते हैं। अब ये परिभाषा होगा तो देश में बहुत कम लोग बचेंगे, क्योंकि मैं मान लीजिए कोई भ्रष्ट आदमी है, उसकी पॉकेट में रुपए नोट्स बहुत हैं और टैक्सी में जाता है और टैक्सी ड्राइवर को किराए देता है कैश में, तो क्या वो टैक्सी ड्राइवर भी भ्रष्ट हो गया है? तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार, जहाँ फ्रॉड होता है उसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। एक्सटॉर्शन होता है जहाँ जबरदस्ती कई पैसे वसूल किया जाती है धमकी के आधार पर, उसको भी भ्रष्टाचार कहते हैं। वैसे तो इसीलिए मैं जिस भ्रष्टाचार के बारे में बात कर रहा हूँ, जो देश को नुकसान करती है, बहुआयाम उसकी नुकसान है, उसकी परिभाषा मैं बतानी चाहता हूँ, जिसमें कानून के अंतर्गत और विधि के अंतर्गत हम कार्रवाई कर सकते हैं। वो है भ्रष्टाचार सार्वजनिक पद का दुरुपयोग। उसमें भले रुपए और धन का नष्ट हो या ना हो, लेकिन जहां कोई व्यक्ति पब्लिक ऑफिस में बैठ, निर्वाचित होकर, मनोनीत होकर, लेकिन एक पब्लिक ऑफिस में, एक सार्वजनिक दफ्तर पर बैठता है और उसको जो अधिकार मिलती है, उस अधिकार का दुरुपयोग करके अपने के लिए या अपने परिवार के लिए या अपने मित्रों के लिए या किसी और के लिए वो फायदा पहुंचाता है जो नाजायज है, जो मेरिट पर करना नहीं चाहिए, वो उसको हम भ्रष्टाचार कहते हैं। मान लीजिए टेंडर निकलती है रोड बनाने के लिए, और टेंडर के लिए आते हैं, कोई व्यक्ति कहता है मिनिस्टर को कि मैं तो इस टेंडर की जो कंडीशंस हैं इसमें तो मैं क्वालिफाई नहीं हो सकता, लेकिन आप किसी तरीके से इधर उधर एडिशनल कंडीशन डालकर मुझे आप देंगे तो मैं इतना पैसा दूंगा। तो मंत्री हो सकता कहेगा नहीं नहीं इसमें से नहीं चलेगा और थोड़ा ज़्यादा देना होगा। इस तरीके से करके उसको टेंडर दिया जाता है जब उसको मिलनी नहीं चाहिए। और मिलने के बाद वो क्या करता है कि सबस्टैंडर्ड मटेरियल
सड़क बनाने में लगाता है, और इसीलिए जो सड़क है हमारी वो एक बारिश के बाद खाली हो जाती है। और मिनिस्टर को भी मजा है, क्योंकि अगले साल दोबारा टेंडर निकालेगा और दोबारा ऐसा होगा। हम हमारे देश के लोग बहुत बढ़िया सड़क बना सकते हैं, विदेशों में बनाते हैं। मलेशिया में बनाई है, नाइजीरिया में बनाई है, इराक में इतना अच्छा बनाया कि जब अमेरिका का आक्रमण हुआ तो वो बसरा से बगदाद इतनी तेजी से गए कि बुश ने कहा एक अच्छा काम तो सदाम ने जरूर किया, वो उसने बहुत बढ़िया सड़क बनाई जिसका फायदा हमें मिला। परंतु वो सड़क सदाम हुसैन की बनाई हुई नहीं है, ये उसने हमारे बॉर्डर रोड्स की को कॉन्ट्रैक्ट देकर हमने बनाई। तो हम अच्छी सड़क बनाते हैं देश के बाहर, पर देश के अंदर थर्ड रेट सड़क बनाते हैं भ्रष्टाचार के कारण। तो एक इसकी असर जरूर होती है कि जो आपको प्रोडक्ट मिलती है, जो उत्पादन मिलती है, वो उसकी स्टैंडर्ड गिर जाती है भ्रष्टाचार के कारण। परंतु इस प्रोसेस में मंत्री को पैसा मिलता है, और जिसको टेंडर नहीं मिलनी चाहिए उसको मिल जाता है, तो मेरिट का एक बड़ा नष्ट होता है। तो जहां पद का दुरुपयोग होता है वहां है भ्रष्टाचार। अब ये 2G में यही हुआ है। अब 2G क्या है इसमें मैं नहीं जाऊंगा, हर व्यक्ति हमने अपने कल्पना लगाए हुए हैं। मनमोहन सिंह को किसी ने पूछा कि 2G क्या, कहता है सोनिया जी और राहुल जी, यही 2 जी जानता हूं मैं। तो वो ऐसा है कि मैं संक्षेप में बता दूंगा कि जब कॉर्डलेस फोन यूज करते हैं सिर्फ हमारी वाणी सुनाई देती है वायर के बिना, वायरलेस, और कुछ नहीं होता उसमें। आप टेलीफोन करो, दूसरी जगह घंटी बजेगी और आपकी बातचीत हो सकेगी। वो हवा में वेव में जाती है, स्ट्रेट लाइन में कभी वाणी की नहीं जाती है, वो वेव में जाती है, लंबा वेव में जाती है। जब आपको SMS भेजना होता है, MMS भेजना होता है, चित्र भेजना होता है, तो उसके लिए जो वेव है, साउंड वेव्स, वो उसमें ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी, लंबा वेव नहीं, उसको 2G कहते हैं। G माने जनरेशन, माने पीढ़ी। अब 3G आ गई क्योंकि आपको वीडियो देखना है, जिसको फोन किया उसको देखना है, उसके लिए और भी साइकिल्स होने चाहिए, आवश्यक है। और इसीलिए आकाश को का बंटवारा करनी पड़ेगी, ये सारी वेव्स टक्कर में नहीं आए, तो इसीलिए बंटवारा करने में स्पेक्ट्रम उसको कहते हैं, जो हिस्सा बनती है, और इस हिस्सा को देना होता है। अब राजा साहिब ने क्या किया, उसने साधारण तो नीलाम करना चाहिए था, बट नीलाम नहीं करना उसने फैसला किया। ये पहले से तय था, एनडीए गवर्नमेंट ने किया, इसमें मैं नहीं जा रहा, पर राजा के पास अधिकार था कि नीलाम कर दें, परंतु उसने उस अधिकार को उपयोग नहीं किया। उसने कहा नहीं, मेरे जो मैं लोगों को चाहता हूँ उनको मुझे लाइसेंस दिलाना है, और सस्ते दाम पर दिलाना है। तो उसमें से 2 रियल एस्टेट कंपनी उनके फेवरेट थे, एक का नाम था स्वान और दूसरा का नाम था यूनिटेक। इन दोनों को किसी हालत से देनी थी, तो उसने ऐसे सिस्टम बनाए कि आखिर में उन्होंने एक प्रेस रिलीज निकाली कि जिन लोगों ने अप्लाई किया वो प्रेस रिलीज निकाली 2:45 दोपहर को 10 तारीख जनवरी को, कहा कि जिन लोगों ने अप्लाई किया है वो 3:30 और 4:30 के बीच 1 घंटे के समय में उसके अंदर 1,000 करोड़ 1,1600 यानी 1,651 करोड़ रुपए की डिमांड ड्राफ्ट लानी चाहिए। अब 245 को आपको कोई बताएगा कि 3.5 और 4.5 के बीच में आप एक डिमांड ड्राफ्ट 1,651 करोड़ रुपए का लाना है, और संभव है? आपको तो 1 करोड़ का भी डिमांड ड्राफ्ट नहीं मिलेगी।
किसी बैंक में जाकर दे दीजिए। परंतु वहाँ उसके जो चाहने वाले लोग हैं, जिनको वो चाहते थे, वो पहले से डिमांड ड्राफ्ट बना के पॉकेट में रखकर उसके कमरे में बैठे थे और उनको लाइसेंस मिली। और लाइसेंस किस दाम पर मिली? 2001 के दाम पर, जब हमारे देश में सिर्फ 4 करोड़ मोबाइल फोन्स थे। और ये 2008 को जब उसने लाइसेंस दी तो उस समय 70 करोड़ मोबाइल फोन्स थे। तो इससे आपको पता लगता है कि मार्केट कितनी बड़ी हो गई और कितना लाभ होगा जिसको स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो 2008 को दाम थी लगभग 10 गुना ज्यादा 2001 से, तो उसमें नुकसान हुई। तो इनको लाइसेंस मिलने के बाद ये तो जमीन बेचने वाली कंपनी थे, उसमें यूनिटेक का हिस्सा और रॉबर्ट वड्रा का भी था, तो कभी ना कभी उसकी भी बारी आएगी। ये चिंता मत करिए, उसको छोड़ने वाला है। हम तो लगे हुए हैं, हम तो इसको तो पूरा करेंगे। तो मैं ये आपको कहना चाहता हूँ कि इन लोगों ने, इनको तो ये टेलीकॉम कंपनी चला ही नहीं सकते, इनको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, टावर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे इनको मिला लाइसेंस, इन्होंने 2 विदेशी कंपनी को बेच दी 8 गुना दाम पर, 10 गुना दाम पर नहीं, 8 गुना दाम पर। वो बाकी जो 2 है वो ये विदेशी कंपनी का लाभ था। और कौन से विदेशी कंपनी को बेचा? जिसको होम मिनिस्ट्री की रिपोर्ट थी, जब शिवराज पाटिल बने थे होम मिनिस्टर, उस समय बनाई गई थी। उस रिपोर्ट में ये था कि 2 कंपनी, विदेशी कंपनी हमारे देश में घुसने चाहते हैं, उनको घुसने नहीं देना। एक का नाम है एटिसलाट, ये पाकिस्तान का फ्रंट कंपनी है, और इसका जो इंडिया का एजेंट है या इंडिया का जो यूनिट है, उसका मालिक है शाहिद बलवास, और शाहिद बलवास दाऊद इब्राहिम के राइट हैंड मैन है। तो इसीलिए इनको आने नहीं देना, नहीं तो टावर लगाने के नाम पर सारे आतंकवादियों को घुसा देंगे देश में। और दूसरा टेलीनॉर कंपनी, ये टेलीनॉर कंपनी की नॉर्वेजियन है, परंतु इसकी सारी इक्विपमेंट चाइना का मिलिट्री देती है। और ये चाइना का इक्विपमेंट ऐसी है कि वो टेलीकॉम भी कर सकती है और साइबर वॉरफेयर भी कर सकती है, आपके कंप्यूटर को ठप कर सकती है। तो इंडिया पाकिस्तान के बीच में, इंडिया चाइना के बीच में लड़ाई हो तो आपके डिफेंस की सारी इलेक्ट्रॉनिक्स को फेल कर सकती है। तो इनको आने नहीं देना। इन्हीं 2 कंपनी को इन लोगों ने बेचा और किसी ने इतराज नहीं किया। तो राजा पकड़ा गया क्योंकि उसने पद का दुरुपयोग करके इन 2 कंपनीज को लाइसेंस दिलाने के लिए व्यवस्था की। उसमें और भी 7 लोग को मिल गई, टाटा को मिल गई। टाटा ने 13 गुना दाम पर उन्होंने डोकोमो को बेच दिया। तो ऐसे लूप है, यानी SRK है, और भी कंपनीज ऐसे हैं। तो इन सब लोगों ने खूब मुनाफा कमाया और देश का कितना नुकसान हुआ मेरे अनुमान है, CAG के अनुमान है। वो जो मूर्ख है कपिल सिब्बल, उसको तो गणित आता ही नहीं है, तो वो शून्य के आगे जा ही नहीं सकता। परंतु हमारी अनुमान है कि 1,76,000 करोड़ के आसपास देश की जो राजस्व यानी रेवेन्यू आ सकती थी वो नहीं आई। अब कौन ले गए? ज्यादातर ले गए जिनको लाइसेंस मिली, जिन्होंने बाद में बेच दिया, और थोड़ा कुछ विदेशी कंपनी को दिया। और उन विदेशी कंपनियों ने फिर उसमें से हिस्सा निकाला और रिश्वत दिया इसमें, और उसमें कुल मिलाकर रिश्वत 60,000 करोड़ रुपए। अब राजा ने दाम तय किया जानबूझकर 2001 का। तो मैंने केस डाला सुप्रीम कोर्ट में। मैंने पहले प्रधानमंत्री को कहा कि मुझे अनुमति दो, क्योंकि हमारी जो प्रिवेंशन करप्शन एक्ट की एक्ट है उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी नागरिक कोर्ट में जाकर केस डाल सकता है, लेकिन मंत्री के खिलाफ डालेगा, कोई पब्लिक ऑफिसर के खिलाफ भ्रष्टाचार पर डालेगा तो उसको अनुमति लेनी होती है डालने के लिए। क्यों? नहीं तो हर लोग रोज डालते रहेंगे, परेशान करेंगे। इस कारण से बनी गई थी जिसको कहते हैं सैंक्शन। अब ये सैंक्शन एक प्रकार से रुकावट हो गई है, इसलिए इसको हटाने के लिए हमें सोचना चाहिए। और ये जो अन्ना हजारे की जो बिल है, इसमें एक ही बात मुझे पसंद है, बाकी सब बेकार है।
वो है ये इंडिपेंडेंट प्रोसिक्यूशन कमीशन। जो आप लोकायुक्त किसी को बना दो, लोकपाल जो भी है, और उसको किसी को पूछने की जरूरत नहीं हो, सीधा सीबीआई को फोन करके कह सकता है इस पर जांच करो, वो आ जाए तो और तेजी से हम कर सकते हैं ये प्रोसिक्यूशन। तो मैं गया, प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, जवाब नहीं दिया, 5 चिट्ठी लिखी, हर बार कोई नई बात बताई उनको, उन्होंने हमें अनुमति नहीं दी, ना भी नहीं कहा, हाँ भी नहीं कहा। तो मैं सुप्रीम कोर्ट में कहा कि ये प्रधानमंत्री अपना काम नहीं करता है, तो उसकी काम मुझे करने दीजिए, यानी आप करके मुझे अनुमति दे दीजिए। कोर्ट ने मुझे अनुमति दिया, मैंने जाकर केस डाला, राजा अंदर चले गए।